स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 12th की सीरीज में, जिसमें फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं बॉस। यानी फिजिक्स के लिए हमने ये सीरीज बना रखी है क्लास 12th के हर उस बच्चे के लिए जिसको लगता है डिफिकल्ट है, मेरा रिवीजन उतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। तो बच्चों ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइम यूकेन फिजिक्स के चैनल पे हमने टोटली फोकस किया उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में जिनको डर लगता है, जो फिजिक्स के लास्ट ईयर के पेपर को देख के डर गए थे कि यार इतना डिफिकल्ट पेपर आया तो हम हैंडल कैसे करेंगे। बच्चों को सारी डिफिकल्टी मैं आपकी सॉर्ट आउट करूंगा इस सीरीज के थ्रू। हम यहाँ पे डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट होते हैं उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल उन चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आते हैं और वो सब बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन इस सीरीज के थ्रू आप उनको सॉल्व करना सीख सकते हो एक अमेजिंग तरीके से और इजी तरीके से बच्चों। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है, इसका यूज करें। उम्मीद करता हूं आपने जो पहले लेक्चर ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं उनको अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे और उनकी प्रैक्टिस करी होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा 100%। ये मैं मान के चल रहा हूं कि सर हमें कॉन्फिडेंस आया है उन लेक्चर्स को देख के, उनकी प्रैक्टिस करके, और लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, सो हियर वी गो। आज मैं बात करूंगा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स की और उसका सबसे पहला टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। ठीक है, तो वहां से देखो ये चैप्टर जो है ना, जो रैंक वाइज में कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। यहां से ज्यादा डेरिवेशन आते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो अभी तो मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। तो बने रहना भाई, अगर अपनी फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आने चाहते हो, और मैंने बोल रखा है आपको कि कितना भी डिफिकल्ट कैसा भी पेपर आएगा आप हैंडल कर लोगे, आई गारंटी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे जरूर। तो मेरा मेन विजन यही था कि सबसे पहले बिफोर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों का बोर्ड एग्जाम बेस्ट होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम के लिए वो अपने तैयार हो जाएंगे, कॉम्पिटेटिव, नीट और जेईई मेन बोथ। राइट, सो दिस वाज माय एक तरीके से मान सकते हो मैंने ऐसा सोचा था यार कि इस बार मुझे ये करना है कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए एक कंटेंट बेहतरीन सा बनाना है जहां वो फंसते हैं डेरिवेशन में, जो डिफिकल्ट सा हो जाता है समटाइम, और आपके न्यूमेरिकल्स में। चले स्टार्ट करें। तो सबसे पहला डेरिवेशन बच्चों, देखो डेरिवेशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मैंने 5 डेरिवेशन टाइप यहाँ पे कंसिडर करनी है इस टॉपिक से, और उसके थ्रू पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा आपका, डोंट वरी। और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे आपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो, खुद आप घर पे रिवाइज करते रहेंगे। जो डिफिकल्ट लेवल है जहां बच्चे ज्यादा भूलते हैं वो मेरे साथ रिवाइज करो, नोट्स बनाना बहुत बेहतरीन, वैसे ही लिख के आना, बहुत इजी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, डोंट वरी। राइट, तो सबसे पहला आइंस्टाइन इक्वेशन को प्रूव करना है बच्चों। आप सबको पता है आइंस्टाइन साहब ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो क्या दी थी, जो एनर्जी इंसिडेंट होती है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में और वर्क फंक्शन करने में यूटिलाइज हो जाती है। मतलब ये हमने प्रूफ करना है, या तो ये आप प्रूफ करोगे या आपको यहाँ के मैक्स निकाल सकते हो, तो के मैक्स को आप बच्चों लिख सकते हो E माइनस फाई नॉट, और हमें पता है आगे ये क्या होती है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उसके टर्म्स में आप लिख सकते हो, ये वर्क फंक्शन है उसको भी लिख सकते हो, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है सर, ये प्रूफ कर देंगे, बढ़िया है सर, मस्त है सर। ठीक है, अब इसको करें कैसे, तो बहुत ईजी, आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे आपने उसको और बेस्ट तरीके से लिख के आना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसका जो प्रूफ होगा, देखो प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, तो प्रूफ करने से पहले आप एक लाइन जरूर लिखना कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हो कैसे रहा होगा। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे व्हेन, ये लिखना व्हेन लाइट कौन सी लाइट सर, ये जो लाइट होगी ना इंसिडेंट होगी इंसिडेंट लाइट है ना, व्हेन लाइट, या फिर लिख लो व्हेन लाइट इंसिडेंट, ऐसे समझ लो आप, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो कि लाइट इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस पे। ठीक है, ऑफ एनर्जी, मैं आपको बता दूं, ऑफ एनर्जी दैट इज एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, और याद करो एनर्जी किसकी होती है, फोटोन्स की सर, इसलिए फोटोन की एनर्जी है, ये भी आप राज की बात है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, फोटोन्स एनर्जी है ये। ठीक है, फोटोन्स एनर्जी। तो जब इतना उसको लिखोगे तो उसको समझ में आएगा कि बच्चे को बढ़िया नॉलेज है यार, वो बिल्कुल रट के नहीं आया, बहुत समझदार है और समझ के आया है, इसलिए उसको मार्क्स देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो मार्क्स देगा आपको। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखोगे अगर बेस्ट तरीके से, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ एनर्जी दिस फोटोन्स एनर्जी होती है ये, देन। ठीक है, ये आप याद रखें, दिस एनर्जी, ठीक है, यूज्ड टू डू वर्क फंक्शन, सबसे पहले यूज, सबसे पहले यार लिख देता हूं मैं। ठीक है,
टू डू, यही लिखना है बस। उसके बाद बहुत छोटा सा है, बहुत टेंशन नहीं लेने का कि बहुत लेंथी जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस इतना जरूर लिख दो। हम क्या करते हैं, जल्दी से डेरिवेशन करके आते हैं, फिर वो 3 मार्क्स का होता है तो हमें 2 नंबर भी नहीं मिलते उसमें, राइट। तो थोड़ा सा लिखना जरूरी है, माहौल क्रिएट करना जरूरी है ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। यूज्ड टू डू, पहला वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है सर, इसको हम 5 नोट से डिनोट कर देते हैं, आपको पता है, पहला वर्क फंक्शन। सो दैट, है ना, फर्स्ट पार्ट है ये क्या, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अंदर वो उसको एनर्जी को गेन करेंगे, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, ठीक है, कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल, लिखो आप, नॉट सरफेस पे तो आएंगे, ऑफ द मेटल। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके, उसमें से कुछ एनर्जी को गेन करके, जो इंसिडेंट कर रहे हो, है ना, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं भाई, क्यों खा रहे हैं भाई खाना, हमें एनर्जी चाहिए भाई, ठीक है, तो हमारी बॉडी को उस खाने से एनर्जी मिलेगी, इंटरनली एनर्जी मिलेगी, हमें अच्छा फील होगा, हम एक्टिव हो जाएंगे, राइट, वो इंटरनल एनर्जी के तौर पर हमें मिल चुकी है। फिर जब कुछ एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत अच्छा खाना हमने खाया, बहुत मजा आ गया, पहले आप बहुत वीकनेस फील कर रहे थे, फिर आप भागने भी लगोगे, दौड़ने लगोगे और निकल जाओगे मैदान में खेलने के लिए। तो 2 काम हो गए, एक तो आपकी बॉडी को इंटरनली एनर्जी दे दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और वो एक यूटिलाइजेशन हो गया। दूसरा, आपने वर्क भी कर लिया, कुछ जाके आप खेलने लगे, कुछ भी करने, व्हाटएवर जो भी करने लगा आप, है ना, तो उस कंडीशन में आपने वर्क डन भी कर लिया। तो 2 तरीके का वहां पे काम हो जाता है कि इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड भी होगी और वर्क डन भी हो गया कुछ, ठीक है। तो यहां पे भी जो हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं वो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। दूसरा एंड टू गेन या टू प्रोवाइड भी लिख सकते हो आप, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो है, या आप लिख ही लो उसको, टू प्रोवाइड, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये बॉस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको, है ना, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां से बाहर आए होंगे, उनको जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, मतलब 2 काम करने में वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है सर, ये लिख तो देंगे हम, लेकिन समझ कैसे आएगा, थ्योरेटिकल है, तो बच्चों डायग्राम बनाना होता है उसके लिए। लेट्स सी, मेटल सरफेस है, डायग्राम जरूर बनाना, आपकी बुक में बना हो या ना बना हो, बट आप डेरिवेशन करते समय डायग्राम जरूर बनाना। क्या देखो, ये मेटल सरफेस है, आप इसको लिख लो कि भाई ये मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सबको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया ना यार, तो चलो मैं बाहर लिख देता हूँ, दिस इज योर मेटल सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, मेरे से भी सुंदर बनाना बॉस, ठीक है, और ये एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्व करके, इस एनर्जी को ही एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी को, क्योंकि ये फोटोन्स की एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है, राइट। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, वो मेटल के बाहर आएंगे, उसके बाद जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, जिनके पास भी होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएंगे विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्व करेंगे, बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से, फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे विद काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड। तो जब ये डायग्राम बना के आप उसको दिखाओगे तो ये सब कुछ और अच्छे से उसको समझ आएगा। बस इतना करेंगे। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों आपने जरूर लिखना है ये पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन पे ही फोकस्ड है ये पूरा। कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, वो एनर्जी 2 काम करने में यूटिलाइज हो गई, पहला वर्क फंक्शन करने में, दूसरा उसको जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे सर फिर, तो बस हम लिखेंगे इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, ई, उसको ई से डिनोट करते हैं, और उसने क्या क्या किया, वर्क फंक्शन, और उनको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, तो के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, बस यही था। और इसको बस आपने लिखना है कि सर ये है, ये लिख दिया पूरा, और यहां से ये के मैक्स निकाल लेना है, और बच्चों के मैक्स आपका आ जाएगा, दैट इज ई माइनस फाई नॉट। और बच्चों के मैक्स को आप लिख सकते हो, ई आपको पता है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, और आपको पता है ई की जो वैल्यू होगी बच्चों वो एच न्यू होगी, या उसको लिखेंगे हम एच सी बाई लैम्डा। तो हम यहाँ लिख देंगे दैट इज एच न्यू माइनस जो वर्क फंक्शन होता है वो डायरेक्टली जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है बच्चों, दैट इज एच न्यू नॉट। और आप सबको पता है कि एच न्यू नॉट यानी न्यू नॉट एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
एंड अगर मैंने न्यू नॉट लिखा है यहाँ पे, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। अगर केवल सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखी है तो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यूज होती हैं। ये याद रखने का बॉस, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख सकते हो एच न्यू नॉट, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, ऐसे अगर इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है तो और करके लिख दो, तो आप लिख सकते हो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बस आपने लिखना है, इतना लिखना है। यही आपका डेरिवेशन है, यही आपकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। ये आपने प्रूफ करना है और ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इतना करना है, इतना लिखना है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पता क्या पूछा है, उसमें पूछा है उसने कि 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू में जो हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, तो वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू इस इक्वेशन में 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे कैसे हैं कि भाई वो वेव थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही कर रहे हैं। बच्चों अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, यहां पे आप समझो, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं होता, ये पार्टिकल नेचर होता है। ये क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है ये बॉस, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर आप याद रखेंगे इस इक्वेशन के, कि भाई ये जो के मैक्स है ना, ये देख सकते हो इक्वेशन से ही देख सकते हो, के मैक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। ये फ्रीक्वेंसीज है, इसमें फ्रीक्वेंसीज। तो पहला फीचर हम लिखेंगे कि जो के मैक्स है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लिख के आना है वहां पे आपने कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वहां पे याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट, स्पेस मेरे पास यहां है तो मैं यहां लिखूंगा और दोनों पॉइंट आपने लिखने हैं। दूसरा बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा फीचर ये भी हो जाएगा, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी याद रखना है। थर्ड, अगर एक और रीजन आपने देना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो तभी पॉसिबल होगा जो इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर वो ग्रेटर होगी किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये तभी पॉसिबल होगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब हियर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, बिलो दैट फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। वहां फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ ही नहीं सकते, मतलब हमें जो भी वहां पे एनर्जी डालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी लिखना है। यानी बिलो दैट फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दिस इज द these are the 2 features which cannot be explained by wave theory। बस ये लिख लेना, मैंने तीनों बता दिया। वैसे आपको काइनेटिक एनर्जी वाला बता दिया, आपको मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और उसके बिलो फ्रीक्वेंसी पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इमिशन है वो नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे और बेस्ट तरीके से उसको आप लिख के आएंगे। तो इजी भी था, बेस्ट भी था, लेकिन और अच्छे से आप कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल आप इग्नोर ना करें। ये पूरी लाइन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाना। मैंने थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस उतना था उस तरीके से बनाया। पहले पूरा लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, पूरा लिखना है ये अच्छे से। फिर जो अगर एडिशनल कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है टेक्निकली तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये देखा, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है और आप कर ही लेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन और देखेंगे किस तरीके से आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो बॉस। अंडरस्टूड? Here we go. Okay, this is the next one। और डेरिवेशन कह सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी फॉर्म में उसको मान सकते हो। तो डेरिवेशन तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही कहेंगे, न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के काफी क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे गए, तो दैट्स वाई मेरा फर्ज बनता है आपको इस टाइप की कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करना। बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, स्केच द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल ए एंड बी हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी। यानी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी दे रखी है। 2 मटेरियल है, ए एंड बी है, आई थिंक, है ना।
उसने बोला भाई मटेरियल है ए एंड बी और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पहले ग्राफ बना दो फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए किसके बीच में ग्राफ बनाना है अपने। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। ग्राफ तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज आर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज आर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पे एज वी नो दैट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो क्या है, एज वी नो दैट के मैक्स मैंने लिखा था के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। अभी तो प्रूफ किया है। देखो ये बहुत काम की इक्वेशन है, ये बहुत काम आने वाली है आप लोगों के पास। तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाना है तो बच्चों के मैक्स में ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। के मैक्स को आपको लिखना पड़ेगा ई वी एस, ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू, ये आपको पता ही है एच न्यू, ये भी आपको पता है एच न्यू नॉट। तो हमें वी एस चाहिए यहाँ से, तो ये लिखना है वहां पे। अगर वो 3, 4, 5 मार्क्स में इसको दे रहा है आपको, तो एच ई नीचे लेके आओगे, उससे डिवाइड कर देना एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी माइनस एच बाई ई एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये बन गया आपका फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन। देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ना वो ये होती है और इसकी पावर 1 है, तो ये x की तरह काम करेगा, सिंगल पावर वेरिएबल रहेगा। और इस h भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, e की वैल्यू भी फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन चार्ज की, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरी कांस्टेंट है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टूड। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि जो Vs है वो एक फंक्शन है, y की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो ऑब्वियसली ये है इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ ये वाली, ये इसकी स्लोप का काम करेगी। और चूंकि आपने पढ़ा होगा एम एक्स प्लस माइनस सी, और यहाँ माइनस साइन है, इस पूरे को आप सी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी बन गया, x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव बना देंगे, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, ये तो याद आ गया होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी कभी या तो आपसे पूछिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह के साथ वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का मैक्स काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता था, सेम ग्राफ बनेगा। तो बच्चों पहले तो बना देना ग्राफ, यहां लिखना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यहां लिखना स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ग्राफ बनाने के लिए इसको वाई एक्सिस को ऐसे एक्सटेंड कर लेना। तो इसका जो ग्राफ है पॉजिटिव स्लोप के साथ नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा, यानी वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। तो लेट्स से यहां पे कट कर रहा है, तो सीधा स्लोप वाला ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप वाला, देखो ये 90 डिग्री से कम एंगल है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। और ये यहां पे कट कर रहा है, जहां पे ये कट कर रहा है यानी सी, और सी की वैल्यू क्या है ये, एंड दैट इज द वर्क फंक्शन। तो हम यहां लिख देंगे एच बाई ई इंटू न्यू नॉट, और इसी को आप लिख सकते हैं ये वर्क फंक्शन है इसका। ठीक है बॉस, यस। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना ये मैंने किसके लिए बनाया, कितने मटेरियल है यहाँ पे, 2 मटेरियल ए और मटेरियल बी, और उसने बोला जो मटेरियल ए है ना उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओ बच्चों याद रखिए ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें यहां पे कट कर रहा है फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को, और अगर ये यहां पे कट करेगा यही होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर न्यू की वैल्यू की जगह मैंने न्यू नोट लिख दिया तो ये सेम हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को जहां पे भी कट करेगा वो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, और अगर उसने बोला जो मटेरियल ए है उसने गिवन है कि मटेरियल ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और मटेरियल बी की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कम है। तो आप ध्यान से देखेंगे मटेरियल ए की अगर फ्रीक्वेंसी आपने ज्यादा करनी है तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करोगे तो उसको ज्यादा एनर्जी वहां पे मिल रही होगी, राइट। तो उसको उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 करने के लिए आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना वो भी तो ज्यादा बनेगी बॉस। यानी मेरे को यहाँ 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ इस तरीके से। तो ये यहां पे कट करेगा और ये भी बनेगा h बाई ई इंटू न्यू नॉट। आप ध्यान से समझे, ठीक है। तो दीज आर द 2 ग्राफ्स, और तो यहां पे भी एक इंसिडेंट कर रहा है, यहां पे भी एक कट कर रहा है। ओके गाइस, तो ये ग्राफ आप बनाने के बाद आप देखेंगे ये दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। मुझे लगा ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, नहीं, ये तो उसने बोला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है भाई। जो ए वाले मटेरियल के लिए है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बोथ आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो आप देखो इसमें से ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड,
वैसे भी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है उसने, थ्रेशोल्ड, ये आप जरूर पढ़ लेना यार ध्यान से, है ना, ये मेरे से भी गलती हो गई थी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ए मटेरियल के और वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये आपका 0 है, तो ग्राफ जो कट करेगा वो यहां पे कट करेगा ए के लिए, तो दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो यहां से यहां तक ये होगी और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये बी वाले की थ्रेशोल्ड है और ये ए वाले की है, तो ये ज्यादा होगी। तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ, इस पे फोकस कर लेना कि ये वाला जो ग्राफ है ये इससे दूर होगा बी वाले से, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है बी वाले से क्या है, ज्यादा होने वाली है बॉस। तो ये यहां पे कट करेगा, यानी जो पहला ग्राफ है जो ओरिजिन के एकदम पास है वो बी वाले का है और जो इससे दूर है वो ए वाला ग्राफ है। बस पहले तो एक ग्राफ बना दो आप, तो दिस इज द ग्राफ जो आपने बनाना है, और इसको अगर इसको यहाँ पे उसने ए बी के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो उसको हम बी लिख देंगे और उसको हम ए लिख देंगे, है ना, क्योंकि इसी से लिखेंगे ना भाई, यही है ना आपकी इक्वेशन, और इसी के थ्रू हमने ग्राफ बनाया, तो इतना उसको बना के दोगे ना तो मजा आ जाएगा उसको। अगर आप डायरेक्ट ग्राफ बना दोगे तो मजा नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसको रीजनिंग पता नहीं चलेगी कि कैसे बनाया, तो भाई ऐसे बनाया, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो पहले तो ग्राफ बन गया, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, कॉन्सेप्चुअल। उसने बोला इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर एंड वाई, किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है और क्यों है। देखो भाई ध्यान से, देखो अगर आप ग्राफ को ही ध्यान से देखो, कौन सा ग्राफ ओरिजिन से वाई एक्सिस पे ज्यादा नीचे कट कर रहा है, भाई ये कर रहा है, तो ये जो वर्क फंक्शन है ये ए मटेरियल का है, यानी वर्क फंक्शन फॉर ए मटेरियल और ये फॉर बी मटेरियल है, तो ये जितने ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, यानी वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी फ्रॉम द ग्राफ, ये आप लिख सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो बिकॉज, आप लिख सकते हो बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मटेरियल इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, एंड जो वर्क फंक्शन है यानी फाई, जो फाई नॉट है, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देख लो आप फॉर्मूले से, भाई जो वर्क फंक्शन होता है वो तो यही होता है ना, एच न्यू नॉट, और वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन उतना ज्यादा होगा, बस हो गया। सो दिस इज द रीजनिंग, यानी फर्स्ट पार्ट तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे भाई मटेरियल जो ए है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ इट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली फ्रॉम, कहां से, डिपेंड्स ऑन दिस, फ्रॉम फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो आप देख सकते हो फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ से भी वैसे तो नजर आ रहा है, बट ये रीजनिंग चूंकि उसने पूछी है तो वो भी लिखना ही जरूरी है, तो अब लिख देना। तो हमारा क्या जा रहा है भाई, लिख देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है सर, वो भी देख लेते हैं, कर लेना, बढ़िया 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ग्राफ बनाना अच्छे से बनाना, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो सब देखना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या पूछा है, उसने बोला डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ यूज्ड हियर। तो दो अलग अलग मटेरियल है, मटेरियल ए का ये ग्राफ है, मटेरियल बी का, दो अलग अलग मटेरियल है। उसने बोला क्या इनकी स्लोप उनके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। देखो भाई स्लोप का मतलब ये लाइंस इस एक्स एक्सिस के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा थीटा, लेट्स से थीटा 1, लेट्स से थीटा 2। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा बच्चों, अंडरस्टूड। तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा है, इसको हम m लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ x का कोएफिशिएंट m लिखा, दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर स्लोप। तो बोल रहा है कि स्लोप मटेरियल अलग अलग होने पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर हम अलग अलग मटेरियल ले लेंगे क्या स्लोप चेंज हो जाएगी, क्या ये दोनों ग्राफ अलग अलग एंगल बनाएंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया, यस यही पूछ रहे हो कि अगर मटेरियल हमने चेंज कर दिया तो जो ग्राफ बन रहे हैं क्या उनका एंगल अलग बनेगा, 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे, या सेम बनेगा, क्या वो उनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, कैसे पता चलाएगा। देख देख भाई ध्यान से, चूंकि हमने पहले इक्वेशन लिख रखी है वी एस इक्वल टू h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, दैट इज फॉर द मटेरियल। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है बच्चों, अभी हमने डेरिवेशन किया था कि अगर ये मेटल सरफेस पे, यहाँ पे हम इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी यानी h न्यू पे डिपेंड करती है, h c बाई लैम्डा पे डिपेंड करती है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि आप वेरिएबल कौन है, x किसको माना है आपने, न्यू को, और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा h बाई ई, और मैथ में यही तो पढ़ा था mx प्लस माइनस c, तो x का कोएफिशिएंट m, दैट इज द स्लोप, और यहाँ पे न्यू का कोएफिशिएंट क्या है, h बाई ई। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो आपकी स्लोप है वो h बाई ई है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। ये किसी भी तरीके से इन ग्राफ की जो स्लोप है, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, वो h बाई ई है, और ये फिक्स्ड कांस्टेंट रेशियो होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये बिल्कुल भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। वी कैन से दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ h बाई v, सो डज नॉट डिपेंड्स, आप देख लो, ऑन नेचर,
ठीक है, ऑफ मटेरियल। ये बेस्ट तरीके से लिख के आना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आना, बस हो गया, कहानी खत्म। एंड इट इज क्लियर इट इज क्लियर फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। ये जो भी है आप लिख के वहां बता देंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों पार्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बेस्ट तरीके से फुल मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिकल सिचुएशन है गाइस, कभी कभी डेरिवेशन के अलावा ऐसे चैप्टर से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, उन पे फोकस कर लेना, बढ़िया तरीके से लिख के आना, रट के मत जाना, समझ लो पहले कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं, कैसे आपने उनका एप्लीकेशन करके आना है, तो मार्क्स तभी मिलेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल जो आपसे एक्सप्लेनेशन वो चाहता है ना, उसमें बहुत एक्यूरेसी आपकी दिखनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, और आप इसको बेस्ट तरीके से नोट बनाएंगे। मेरे जो नोट्स मैं जो बना रहा हूँ, ये छोटा सा मेरे पास स्पेस है, उसी पे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में होच-पोच सा दिख जाता है आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद फिर फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाला, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। वैसे भी एक लास्ट में वीडियो में रिलीज करूंगा कि आप लिख के कैसे आओगे एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज, योर आंसर्स। जब आंसर शीट पे आप लिखोगे वो मैं अलग से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट आपको फिर भी इतना तरीका तो पता ही चल रहा है कि भाई हम ये पढ़ रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, वो आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से नोट्स बना के लिख देना। नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन कम क्वेश्चन टाइप आप मान सकते हो, लेकिन है उसी टाइप का कि डिराइव ही करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। समटाइम ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक ट्रिक पता चल जाएगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ भी गए ना, तो हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगेगा, कुछ अनयूजुअल से क्वेश्चन उसने बना के दे दिए डेरिवेशन टाइप में, तो वो भी आप कर लोगे। तो कैसे करोगे? हियर वी गो। सबसे पहले उसने बोला है राइट इक्वेशन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन व्हिच इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस इक्वेशन के थ्रू प्रूफ किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फोटोइलेक्ट्रिक जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। अंडरस्टूड। दूसरा बच्चों इसमें एक क्वेश्चन दे दिया उसने, ये बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई आपने इस पे फोकस भी कर लेना है, ठीक है। उसने बोला चलो पहले इसको कर लेते हैं पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 में क्या बोला है कि राइट डाउन द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम लिख लेंगे आइंस्टाइन की, हमें पता है अभी लिखी थी हमने, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। और बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो के मैक्स है वो जो ई होती है इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हमने लिख दी। अब इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? पहला फीचर आप सबको पता है, अभी भी बताया था मैंने, जो काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आप समझ रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब हम इसको फ्रीक्वेंसी चेंज करके ही चेंज कर सकते हैं बॉस, इंटेंसिटी चेंज करके नहीं कर सकते। जो आने वाली लाइट है, जैसे मेरे फेस पे जो लाइट मैंने यहाँ लगा रखी है इसको शूट करने के लिए लेक्चर को, तो ये स्ट्राइक कर रही है, इसकी इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है काइनेटिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होंगे, राइट, फ्रीक्वेंसी से मतलब है, बस ये याद रखेंगे। पहला ये इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, दिस वन, ये लिखना आपने, डोंट वरी, है ना। तो आपने याद रखना है कि जो भाई के मैक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई फ्रीक्वेंसी के, आप समझ गए, तो ये याद रखना है। दूसरा इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा इफ, या यू कैन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, है ना, पीईई आपने पूरा लिखना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, और यू कैन से एच न्यू, या फिर आप एच तो कांस्टेंट ही है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इंसिडेंट रेडिएशन जो एनर्जी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, और ये तभी होगा जब उसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, या तो ये लिख दो, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी इंसिडेंट वेवलेंथ से, एनर्जी की वेवलेंथ से, ठीक है। तो ये लिखना है आपने, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने बनाने हैं। सिंपल इक्वेशन लिख देनी है, यही इक्वेशन में सब कुछ है, उसी से बता देना है कि भाई दिस इज द सिचुएशन, ये है, और इसका पार्ट टू में हम डिराइव करेंगे। बस उसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी पेशेंस एंड थोड़ा सा आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम हैंडल कर सकते हैं, और बहुत इजी है, एंड दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी का यूज करेंगे, उसी के थ्रू हम डिराइव करेंगे। हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, बस बने रहना, मैं पढ़ लेता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में देखो, जल्दी से देख लेते हैं क्या बोला है। उसने बोला द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, right, changes from lambda 1 to lambda 2. So derive the expression for the threshold wavelength lambda naught and work function for the metal of the surface.
तो आपने इस केस में अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसने बोला कि एक मेटल का सरफेस है, होगा भाई, ठीक है, और इस मेटल सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट करी। हमें पता है जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। उसने बोला कि जब हम इसकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमिट होंगे, यहाँ से भागेंगे, तो उनके पता है, उनके पास हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, ओके। तो वो बोल रहा है कि अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, और जो वेवलेंथ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा, यानी इस वेवलेंथ को हम चेंज कर रहे हैं, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो जाती है, तो उसकी जो के मैक्स है ना भाई वो डबल हो जाती है, यानी के मैक्स 2 अगर मैं मान लूं वो 2 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल के मैक्स की। जब वो देखो लैम्डा 1 वेवलेंथ की जब एनर्जी डालोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसकी एनर्जी ये होगी, जब लैम्डा 2 की डालोगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इससे डबल हो जाएगी, ये बोल रहा है। तो बताओ उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालो, डिराइव करो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिराइव करना है यहां से यूज करके। तो बच्चों कैसे करोगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या जानते हो आप, ओके इस तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है भाई, आइंस्टाइन इक्वेशन जो होती है। सो एज वी नो दैट आपने लिख देना है बस, क्या, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट, ओबियसली। और आपको इक्वेशन में क्लियरली बोला है कि अगर हम लाइट इंसिडेंट जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर रहे हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वहां से उसकी मैक्सिमम वो डबल हो जाती है। तो देखो लेट्स सी, ये तो इक्वेशन है। नाउ इन द फर्स्ट कंडीशन आप यूज करेंगे, है ना, इन फर्स्ट कंडीशन, ये लिखना है वहां पे, इन द फर्स्ट कंडीशन, है ना, क्या सर, के मैक्स होगी, लेकिन जो एनर्जी आप रेडिएट वहां पे डाल रहे हो, रेडिएशन एनर्जी, वो है एच सी बाई लैम्डा 1 वेवलेंथ की। और देखो भाई मेटल सेम है, मेटल पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन, तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा। एंड इन सेकेंड कंडीशन, ये लिख लेना बॉस, सेकेंड कंडीशन, जब वो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर रहा है तो जो उसकी के मैक्स होगी वो डबल हो जाएगी इनिशियल की, यानी के मैक्स जो इनिशियल के मैक्स था उसकी डबल हो जाएगी, ये उसने बोला है। तो यहां पे लिखेंगे एस सी बाई लैम्डा 2 और माइनस दिस इज फाइव नॉट, ठीक है बॉस। तो दिस इज द सिचुएशन, यही आपने बनानी है, और पहली के मैक्स को यहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपका पहला रिलेशन आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको मान लेंगे आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुटिंग, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, पुटिंग वैल्यू ऑफ के मैक्स फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वेशन। हो वाओ ग्रेट, ये तो इजी हो जाएगा सर, बिल्कुल इजी हो जाएगा, डोंट वरी। तो क्या करूं सर, देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है और के मैक्स की वैल्यू यहां से उठा के पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो, दैट इज एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाइव नॉट और इक्वल टू हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाइव नॉट। दिख रहा है ना बॉस, दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, बस सॉल्व करना है। एस सी बाई लैम्डा 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 फाइव नॉट और इक्वल टू हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा 2। देखो हमें फाइव नॉट को डिलीट नहीं करना इसमें से, राइट, क्यों, क्योंकि फाइव नॉट में ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो निकालनी है, तो बचा के रखो। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, फाइव नॉट वाले सारे टर्म्स एक साइड कर लो। तो हियर वी गो, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2hc बाई लैम्डा 1 माइनस hc बाई लैम्डा 2 और यहाँ पे आ जाएगा, जब ये 2 माइनस का फाइव नॉट इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर ऑलरेडी माइनस है तो एक फाइव नॉट बचेगा प्लस में। सो हियर वी गो, दिस इज फाइव नॉट गाइस, ठीक है। वैसे अगर फाइव नॉट उसने पूछा था तो फाइव नॉट का आंसर तो यही से आ चुका है, देखो यही आ गया, यानी एच सी इंटू 2 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2, ये आ गया आपका वर्क फंक्शन। ये भी पूछा है उसने, सेकंड पार्ट में ये पूछा है, उसने बोला है कि भाई you have to find the work function for the metal, तो this is the work function और also find the threshold wavelength। तो बच्चों ये आ चुका है, एक तो ये हो गया आपका कि वर्क फंक्शन पूछा है। अब अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए तो आपको पता है ना भाई, इसको क्या लिखोगे, एच सी 2 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2, आपको पता है एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है ना, वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में, तो एस सी से एस सी कैंसिल, जो रिमेनिंग है वही आंसर है, 1 बाई लैम्डा नॉट दैट इज 2 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। बाकी ये लैम्डा यही रिलेशन है, इसी इतना छोड़ के आ जाओगे तो भी चलेगा, एलसीएम लेना है तो ले लो, लैम्डा नॉट इक्वल टू यहाँ लिखोगे इसको 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 और इसको इन्वर्स करेंगे तो यार लैम्डा नॉट निकालेंगे क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 लैम्डा 2 माइनस, ये तो वो वाली बात है कि हमने
लैम्डा नॉट निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये वर्क फंक्शन भी आ गया, लैम्डा नॉट भी आ गया, एंड दिस इज कंप्लीट सिचुएशन आपके सामने है। इजी है ना? अब इजी लग रहा होगा क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करनी आ गई है। तो भाई ये करके जाना मस्त तरीके से, है ना, घबराने का नहीं, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डेरिवेशन कम, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मार्क्स लाने हैं तो बेस्ट तरीके से वहां पे करके आना, लिख के आना, ठीक है। इसके आसपास के ही सिचुएशन क्रिएट होंगे, डोंट वरी, आप बस प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से लिख के जाओ, नोट्स बना के जाओ, उनको रिवाइज करके जाओ। बाकी जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, वो सब कुछ, क्योंकि मेरा मकसद है यहाँ पे ज्यादा लेंथी से डेरिवेशन, लेंथी से क्वेश्चंस जो एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं वो सब डिस्कस करना, अंडरस्टूड। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का डिस्कशन करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, डिफिकल्ट वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बने बच्चों, ठीक है। लास्ट 2 चीज और मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके वेव नेचर ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने वाला है, उसी के थ्रू कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, वो भी आप सीख पाओगे। हियर वी गो, ओके गाइस, हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन से नेक्स्ट डेरिवेशन, यू कैन से डेरिवेशन कम, मैं एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन ही मानूंगा यार। देखो, दिस इज नॉट डेरिवेशन, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो एक अच्छे लेवल पे आता है। 2 to 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इन टॉपिक से बहुत बड़ा कोई डेरिवेशन तो उनमें ऑब्वियसली है नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा बना कर दे देते हैं, वो डेरिवेशन से भी बेस्ट बन जाता है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये सिखा के जाऊं मैं, ठीक है। उसने बोला है बच्चों, अगेन प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√v, यानी v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओ तेरी, सर ये भी क्वेश्चन आते हैं, यही तो आते हैं भाई, आप समझो, यही तो आते हैं, आप समझो। यहां से उसने बोला है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बीच, डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, 1/, माय मिस्टेक, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, नॉट स्टॉपिंग, है ना। तो 1/√v, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले v क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, आप समझे। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, आप पोटेंशियल डिफरेंस मान लें, कौन सा, एक्सेलरेटिंग, ठीक है बॉस, है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना भाई। तो यहाँ पे ये क्या है, लैम्डा, लैम्डा इज नॉट, दैट इज ये डी ब्रोगली है। अब आप यहाँ डी ब्रोगली समझना पड़ेगा आपको भाई, डी ब्रोगली साहब की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंपल वेवलेंथ, दैट इज डी ब्रोगली, है ना, उसने यही बोला है ना भाई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो आपका पोटेंशियल है ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हो और पोटेंशियल भी हो। याद है सबको, देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जिससे उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आए आप कर सके, बेस्ट वे में कर सके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज वी नो दैट, ग्राफ बनाने से पहले, ठीक है, एज वी नो दैट, व्हाट इज दैट सर, क्या लिखेंगे हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों होती है h/p, ठीक है, यही होती थी, बिल्कुल सर। पूरा एक्सप्लेन कर दो, जिसे जो मैं एक्सप्लेन करूं उसके आसपास के और भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप कर सकते हो, वो भी कर लोगे आप, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, और इसी को बच्चों हम लिखते हैं h/mv, ऑब्वियसली यही लिखते थे आप, यस सर। तो अगर वेलोसिटी वाली बात होगी तो हम लिख लेंगे, बट ऑल्सो हमें पता है, ऑल्सो जो p होता है ना, मोमेंटम, याद करो वो √2mk होता था काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, वहां से p निकालोगे तो यही बहुत बार पढ़ा होगा आप सबने यार। तो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। सर हमें तो चाहिए ही नहीं है ना मोमेंटम, ना वेलोसिटी, ना काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो याद करो ना चांदी, वेट वेट वेट, जो काइनेटिक एनर्जी है ना भाई, यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी आई होगी उनके पास बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते थे, याद करो QV, ये याद रखेंगे आप। काइनेटिक एनर्जी जो उनके पास आई है वो अप्लाई पोटेंशियल से अप्लाई करने से ही तो गेन की होगी। तो दिस इज द चार्ज एंड दिस इज द अप्लाइड पोटेंशियल, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखो h/√, पहले तो p की जगह क्या लिखोगे ये, यानी 2m, और k की जगह क्या लिख दोगे QV। मोस्ट इंपॉर्टेंट धुआंधार फॉर्मूला है ये बॉस, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन। तो नाउ यू कैन सी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दैट पार्टिकल, चार्ज एंड अप्लाइड, दिस इज नॉट वेलोसिटी गाइस, इसको v को आप ऐसे लिख लो, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल, अगेन आई रिपीट। तो ये मास पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और इस पे। अब देखते हैं वो हमारे से किस चीज का कैसे ग्राफ बनवा रहा है। ग्राफ बनवा रहा है लैम्डा वर्सेस 1/√v। तो इसी से आप देख सकते हो, अगर मैं इन सबको हटा दूं एक तरीके से, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √v के। चूंकि उसने ग्राफ ही ऐसे बनवाया है स्मार्टली कि यहां पे पूरा √v लिखना है 1/, और यहां लैम्डा लिखना है।
तो जब वो पूरी वैल्यू लिखवा दे 1/√, तो उसको पूरे को x मान लेंगे, तो ये पूरा x मान के चला जाएगा। जब ये पूरा x मानेंगे, इसको y मान लेंगे, तो बच्चों ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर बोलता है कि 1/√v नहीं, केवल यहाँ पे v लिखो या √v लिखो, तब फिर ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने पूरे को 1 लिख लिया है, 1/√v पूरे को एज्यूम कर लिया है, तो वो एक x वेरिएबल सिंगल पावर के लिए काम करने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो कंफर्म है। कंफर्म है ना बॉस? तो लैम्डा वर्सेस 1/√v का जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। अब ये तो राइज का सिचुएशन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। उसने बोला भाई जो दो पार्टिकल है ना ए एंड बी, उनके जो चार्ज है ना वो तो सेम है, लेकिन मास अलग अलग है, और m1 इज ग्रेटर देन m2 है। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड वाई? ए बी दो पार्टिकल है, समझना बच्चों ध्यान से। उसने बोला दो पार्टिकल है, यानी पार्टिकल ए और दूसरा आपका पार्टिकल बी। उसने बोला पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, तो पार्टिकल जो ए है उसका जो मास है, पार्टिकल जो ए है बच्चों उसका जो मास है वो m1 है, और पार्टिकल का बी का मास m2, और उसने खुद बोला है कि m1 इज ग्रेटर देन है m2। लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में कौन सा पार्टिकल ए है, कौन सा पार्टिकल बी है और क्यों, ये बताना है। ये तो बता दिया कि पार्टिकल ए का मास ज्यादा है, पार्टिकल बी का मास कम है, उसने ऑलरेडी ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। m1 इज ग्रेटर देन m2, विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड y? ठीक है सर। तो देखो दो पार्टिकल के लिए बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझेंगे। अगर इस ग्राफ की जो मैंने ड्रॉ करा है, इसकी स्लोप निकाल लूं मैं, स्लोप दिस इज थीटा, अगर ये स्लोप निकाल लूं tan थीटा, तो बच्चों जो स्लोप आएगी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यानी ये वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, लैम्डा है, और बेस क्या है इसका, बेस पे क्या लिखा है 1/√v, 1/√v, और √v तो ऊपर जाएगा, तो ये लैम्डा √v बनेगा। तो ये वैल्यू निकालो आप इस फॉर्मूले से, फिर देखो क्या मिल रहा है वहां से हमारे को, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो स्लोप है ये इसके इक्वल निकल के आ रही है। तो बच्चों यहां पे देखोगे हमें लैम्डा √v चाहिए इस फॉर्मूले से, तो आप इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करो। देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, तो सेम है सबका, उसने बोला चार्ज सबका सेम है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, तो हमें केवल √v, तो यहां से नीचे से √v मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये √v हो जाएगा, और नीचे बचेगा h/√2m3। बच्चों ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट है, चार्ज सबके लिए, दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, यानी ये जो वैल्यू है ना h भी कांस्टेंट है, यानी अगर मैं वैल्यू आपको, ये वैल्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस ग्राफ की स्लोप के। भाई स्लोप है ये, यानी इस ग्राफ की जो स्लोप है ना वो m पे डिपेंड कर रही है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाओ, मतलब जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, यानी आप ये कह सकते हो यहाँ पे भाई √m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ थीटा। जिस ग्राफ का एंगल ज्यादा बन रहा होगा उसका मास ऑब्वियसली कम होगा। तो अगर मैं यहाँ एक ऐसा ग्राफ बनाऊं दोनों पार्टिकल्स के लिए, दिस इज 1/√v होना चाहिए, एंड दिस इज लैम्डा, इस तरीके से, तो आपको बताना था इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो स्मॉलर मास का है। भाई कौन सा ग्राफ स्मॉलर मास का होगा, देख सकते हो यहाँ पे, जिसका मास कम होगा उसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी ना भाई। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसकी स्लोप ज्यादा है और इसकी कम है। लेट्स ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है ये कम मास होगा और ये मास ज्यादा होगा। तो कम मास किसको माना है, m2, तो दिस इज फॉर m2 एंड दिस इज फॉर m1। बस यही बताना था आपने, तो ये ही बताना था, ये ग्राफ ड्रॉप करना है आपने, और आपने बताना है जो m2 है जिसका मास कम है उसका ग्राफ का जो एंगल बनेगा इसके साथ वो ज्यादा बनना चाहिए, और जो m1 है चूंकि इसका मास ज्यादा है तो उसकी स्लोप कम होनी चाहिए। मास ज्यादा तभी होगा जब स्लोप कम होगी, स्लोप कम तो मास ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से डिजाइन किया है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है, समय उतना ही लगेगा समझाने के लिए, आप मान के चले बच्चों, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड हाउ टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये अच्छी बात क्या है कि डी ब्रोगली का पूरा फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिया है, इस पर डिपेंडेंट और भी अगर फर्दर क्वेश्चन आएंगे उनको हम उड़ा डालेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे बनाना है, क्या है, सब कुछ आपके सामने है बच्चों, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उस टाइप का क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअली बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीट होता है, तो मजा आ जाएगा और हर तरीके की सिचुएशन हम स्ट्रॉन्ग बना के जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और बढ़िया अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं।
अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज करके नोट्स बना के जाओगे। ऑब्वियसली जाओगे यार, इतनी मेहनत कर रहे हो तो जाना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? ओके बच्चों, तो ये लास्ट कैटेगरी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। इस टाइप के बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके आपको देता है ना, एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप उसका क्वेश्चन बना दे, कुछ भी मान लो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी तो एक डेरिवेशन टाइप आप मान सकते हो, ठीक है। उसने बोला प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओहो, सबसे पहले दो पार्टिकल की बात कर रहा है, एक प्रोटॉन है और एक आपका अल्फा पार्टिकल है। दिस इज अल्फा पार्टिकल, ओके, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। यही बोला है ना भाई, दो ही पार्टिकल है ना, बस दो ही है, और उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है यार। अगर मैं लिख दूं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, लिख दूं, उसने बोला सेम है तो मैंने लिख दिया। देखते हैं क्या होगा इससे, है ना, देख लेते हैं। उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड। ओहो, दो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। उसने बोला फाइंड रेशियो ऑफ किसके, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसको वीपी के नाम से दे देते हैं और इसका अल्फा, तो इनका रेशियो निकालना है। पहला पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है उनकी स्पीड का भी बताना है। स्पीड पूछा है ना, व्हाट इज दैट, स्पीड, यस। तो स्पीड को हम लिखेंगे v फॉर p एंड v फॉर अल्फा, ये भी निकालना है। हाँ, तो भाई क्या करें, देखो ध्यान से समझो। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर सेम, राइट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन वर्सेस अल्फा, या प्रोटॉन और स्पीड, प्रोटॉन वर्सेस अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो अगर आपने पोटेंशियल का रेशियो निकालना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पोटेंशियल वाला, तो हम यूज करेंगे एज वी, अभी तो किया है, नो दैट। अब आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या है, अगर आपने ध्यान से इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखा है कि भाई जो लैम्डा होता है ना वो होता है h बाई अंडर रूट। अब हर बच्चों को याद हो जाना चाहिए बॉस, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमें पोटेंशियल का रेशियो चाहिए, तो v भी है, मास भी है, चार्ज भी है, और उसने बोला सेम नहीं है, सेम केवल लैम्डा है। h कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, यानी लैम्डा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। अगर मैं देखूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m रूट ऑफ q रूट ऑफ v, तो ये सब कुछ यूज होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके लिए लिखेंगे। तो हम जब लिखेंगे तो h ओवर अंडर रूट ऑफ हम लिखेंगे 2m किसके लिए, p के लिए, चार्ज किसके लिए, p के लिए, पोटेंशियल किसके लिए, p के लिए, इक्वल टू h, क्योंकि उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम ही है। तो फिर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में सर 2m अल्फा q अल्फा और v अल्फा, h से h कैंसिल, दोनों साइड में रूट है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर या इसको उधर लेके आओ, ठीक है। हमें तो रेशियो चाहिए ना, चलो लिख लेता हूं, ये h से h कैंसिल हो गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 mp qp vp इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1/2 m अल्फा q अल्फा v अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं है। इनका रेशियो चाहिए आपको vp, तो इसको इधर लेके जाओ, और है ना, ऐसे ही करेंगे ना, हाँ, और इन दोनों को इधर लेके आओ। तो ये मास और चार्ज जब इधर आएगा तो यहां बनेगा मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, नीचे क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और बच्चों यहां पे आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन ओवर पोटेंशियल ऑफ अल्फा, बस यही निकालना है। ओ आ गया सर, बिल्कुल, ये डिराइव कर दिया आपने रिलेशन, पहली बात रिलेशन डिराइव कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो न्यूमेरिकल वैल्यू, चूंकि ये तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना भाई, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, है ना, यहाँ से, लेकिन यहाँ से आगे करो क्योंकि हमें वैल्यूज नोन है। कैसे सर, याद रखो बच्चों, अगर आपको याद हो चीजें, मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का, और चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पे वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बस इतना याद रखना है, ये डेटा याद है तो सब कुछ होगा आपसे, सब कुछ ये याद रखने का। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन का, चार्ज है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और ये चल रहा है वीपी अपॉन वी अल्फा। तो आप देख सकते हो वीपी अपॉन वी अल्फा, दिस इज 8:1, पहला आंसर, खत्म, कहानी फिनिश। तो आपको पहले डिराइव करना है, फिर सॉल्व कर लेना है, फिर टेंशन नहीं लेने का, और ये रिलेशन तो याद रखने पड़ेंगे। देखो यार, जितने भी डी ब्रोगली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि किसका मास किससे कितने टाइम है, किसके इक्वल एंड ऑल समथिंग, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अंडरस्टूड। चलो भाई, अब हम वेलोसिटी वाला रिलेशन कौन सा होता है, पार्ट 2 हम लिखेंगे एज वी नो दैट। देखो भाई, मैं थोड़ा रफ लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं, आप तो वहां बेस्ट लिखेंगे, उसको समझ आना चाहिए है क्या, ये लहरें क्या है,
एज वी नो दैट, क्या जानते हो आप, डी ब्रोगली वेवलेंथ वेलोसिटी के टर्म्स में क्या होती थी, याद करो, h बाई एम वी, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो देखो h पे, h तो कांस्टेंट ही है, तो मैं लिखूंगा फॉर प्रोटॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन की h क्या होगी, h बाई मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। h तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों ये तो कैंसिल ही हो गया, vp को यहाँ पे ले जाओ, m अल्फा इधर आ गया, तो आंसर आ जाएगी आगे आपका, तो vp अपॉन v अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी, और ये आपको पता है 4 टाइम होता है, और आंसर इसका 4 ही तो आने वाला है। तो दिस इज 4:1, खत्म। सेकंड पार्ट तो आप खुद भी कर सकते थे। तो बच्चों इसके थ्रू हमने सब कुछ रिवीजन कर लिया है बेस्ट तरीके से, कौन कौन सा डेरिवेशन, कौन कौन सा डेरिवेशन कम जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करने, सब आपके सामने है। पर फॉर्मूले का कमाल है, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी आपकी बाकी आपकी स्मार्टनेस है, आपकी प्रैक्टिस है, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाने वाले हो बॉस, ठीक है। चलो भाई, तो ये थे कुछ बेहतरीन से डेरिवेशन क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, दिस टॉपिक यू कैन से। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो एटम आएगा, न्यूक्लियाई आएगा। ओके ओके, तो उम्मीद करता हूं आप बेस्ट तरीके से रिवीजन करके जाने वाले हो। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यस आप उसको सॉल्व कर लोगे 100%। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओगे, थोड़ा सा अपना पेशेंस रखोगे और अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, रिवीजन पे ध्यान दोगे, और सर ने जो आपके लिए सीरीज बनाई है बॉस, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे। बाकी खुश रहे आप, मेहनत करते रहे, सीखते रहे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन ढूंढो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बेस्ट तरीके से वहां पे भी हम डेरिवेशन वगैरह अपने जितने भी कॉन्सेप्ट चलोगे सब बेस्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।